ओके स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर्स के बारे में, कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में और कैपेसिटेंस के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का या कंडक्टिंग स्लैब का क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर्स की यदि डिजायर्ड वैल्यू आपको चाहिए तो आपके पास जो कैपेसिटर्स दिए गए हैं उनको आप सीरीज में भी कंबाइन कर सकते हैं या पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं। जो अभी तक हमने कैपेसिटर्स के ऊपर स्टडी किया था उसके बेस के ऊपर मैं आपके सामने 3-4 मैंने न्यूमेरिकल आपके सामने रखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। उस टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हम जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर लिया है, सपोज करना है कि वो स्फीयर है जिसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है। आपने इसका कैपेसिटेंस निकालना है। आपने कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर आपने पढ़ा है, उसकी जो वैल्यू होती है C, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन यहां पे जब हम इस R की वैल्यू को पुट करेंगे हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो R की वैल्यू भी SI सिस्टम में हो, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हो। CGS में है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इसको 18 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.18 सेंटीमीटर, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये इतना मीटर, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर। ये 18 सेंटीमीटर को इस तरह से हम इसमें ये डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं। तो C की वैल्यू लिखिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, जो SI यूनिट होते हैं इसके। अब मैं बार बार यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट यूनिट लिख रहा हूं, SI यूनिट में होती है। तो फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1/9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 SI यूनिट। तो यहां लिख सकते हैं हम 1/9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू R की वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू, डेसिमल को हटा देंगे, 18/10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। ये जो 10 रेज़ टू पावर -1 है, इस 10 को भी मैं ऊपर ले जाऊं तो यहां कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -2। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 9 से, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 इंटू, ये भी ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9, क्या वैल्यू आ गया, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 फैरेड। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर की, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू। इस तरह से बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। इसी तरह से आप न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी देख सकते हैं, जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसको भी हमने यहां लिखा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन दिया आपके पास, यहां से आप चले, ये 2 दिए हैं, आप पहले इनको देखेंगे, इसको देखेंगे सर्किट को, सॉल्यूशन सेकंड का आपके पास ऐसा दिया है, 1, 2 और 1 यहां है। ये जो C1 है और C2, ये C3 है। ये C1 और C2 कैसे हैं आपस में,
ये C1 और C2 आपस में सीरीज में है, देखते हैं आप सीरीज में है, तो इनका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 एंड C2 आर इन सीरीज। पहले इनको हल कर लेते हैं, ये सीरीज में, तो इनका कैपेसिटेंस कितना होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। आपके पास इनकी वैल्यू दे रखी है, C1 की वैल्यू है 10, C2 की वैल्यू है 15, तो कितनी बन गई? 1/10 प्लस 1/15। इसकी 10 है, इसकी 15 है और इसकी 5 है माइक्रोफैराड। तो क्या वैल्यू आ गई? यहां एलसीएम कितना आएगा? यहां पे 5 से जाएगा, यहां 2, यहां 3, 30 एलसीएम है इसका। ऊपर 3 प्लस 2 दैट इज 5/30, दैट इज 1/6। तो CS किसके बराबर आ गया? 1/CS हो गया 1/6, तो CS किसके बराबर हो गया? 6 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास अब क्या हो गया? इसकी जगह कितना वैल्यू आ गई? इनकी जगह, इसकी जगह, इसको हम हटा सकते हैं, इसकी जगह कितनी वैल्यू आ गई? सिर्फ 6 आ गई। तो मैं इसको, ये हमारे पास C3 था, यहां पे अब मैं 2 की जगह 1 ही लिख रहा हूं, और उसकी 1 की वैल्यू कितनी है? ये CS है। अब इन दोनों को देखिए, ये आपस में कैसे हैं? ये भी आपस में पैरेलल में है। यदि CS एंड C3 आर इन पैरेलल, और यदि पैरेलल में हो तो कितना पैरेलल में हो, दो कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो नेट कैपेसिटेंस कितना होता है? CP इज इक्वल टू CS प्लस C3, इनका टोटल होता है जब पैरेलल में हो। अब CS की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली हमने 6, और C3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, तो कितनी वैल्यू आ गई? 11 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास बहुत आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का। हमने देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना है और इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये सर्किट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपने इन पॉइंट्स के बीच में। तो ये कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले हम कहां देखेंगे? हम इसको देखेंगे, ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 3, मैं इसको C1 बोल देता हूं, इसको मैं C2 बोल देता हूं, इसको मैं C3 बोल देता हूं, इसको C4 बोल देता हूं। तो हम देख रहे हैं C2 और C3 पैरेलल में है। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर यदि पैरेलल में हो तो पैरेलल कैपेसिटेंस कितना होता है? टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, C2 प्लस C3। इस C2 कितना है? 3, प्लस C3 भी कितना है? 3, कितना हो गया? 6 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास इसकी जगह पे एक ही कैपेसिटर बन गया, उसकी वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफैराड। तो लिखेंगे, एक तो हमने, ये तो हमने एज सच बना दिया। अब इसकी जगह एक 6 माइक्रोफैराड का और लिख दिया, और आगे हमारे पास एक और कैपेसिटर है, ये है, वो भी कितना है? 6 माइक्रोफैराड है। ये भी 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड है। अब ये तीनों कैसे हैं आपस में? ये तीनों सीरीज में हैं। देयरफॉर सीरीज में हो तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 that is 6 plus 1/C1 that is C2 that is 6 that is 1/C3 that is 6। तो कितना एलसीएम आ गया यहाँ पे? 6, ऊपर 1 plus 1 plus 1 that is 3/6 that is 1/2। तो CS किसके बराबर आ गया? 2 माइक्रोफैराड। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ है। एक और क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। आपके पास फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B। ये आपके पास सर्किट दे रखी है, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, इसको इस पॉइंट को मैं A बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं। अब एक कैपेसिटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी है, एक कैपेसिटर यहां और यहां के बीच में भी है। इनके नाम है C1, ये है C2, ये है C3, ऊपर है C4, नीचे है C5। आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है A और B के बीच में। आपके पास वैल्यू दे रखी है, C2 की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड। C2 इज 10 माइक्रोफैरेड। एंड ये जो बाकी बचे कौन कौन से, C1 जो किसके बराबर है C4, जो किसके बराबर है C3, जो किसके बराबर है C5, ये सभी बराबर हैं आपस में। और सभी कैपेसिटर कितने के हैं, 4 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है, आपने नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब जब इस सर्किट को देखते हैं तो ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने कहां से पकड़ना है, आपने इसको यहां से पकड़ना है। मैं इसको शो करूंगा, देखिए ये सर्किट एक्चुअल में ये सर्किट इस तरह की है। ये जो सर्किट थी वो इस तरह की है, यहां पे पॉइंट A, ये यहां पे पॉइंट B। अब देखिए इस पॉइंट से कौन कौन से कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ये C1 की प्लेट भी इसी से जुड़ी है और इससे C4 की प्लेट भी जुड़ी है। तो ये C1 कैपेसिटर हो गया, ये C4 कैपेसिटर हो गया। इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है मैंने ये पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं इसको इस पॉइंट से ये पॉइंट मैंने यहां बनाया, इस पॉइंट से C4 भी जुड़ रहा है और C1 भी जुड़ रहा है। इस पॉइंट से C5 की प्लेट भी जुड़ रही है और C3 भी जुड़ रहा है। ये C4 है तो C5 भी जुड़ रहा है और C3 भी जुड़ रहा है। तो यहां पे C5 और ये C3। अब कौन सी रहेगी हमारे पास, इन दो बिंदुओं से, इस बिंदु से कौन जुड़ रहा है C1, इस बिंदु से, ये बिंदु मैंने यहां मार्क किया, ये C1 जुड़ रहा है। और दूसरा बिंदु ये है, इस बिंदु से कौन जुड़ रहा है C4, दूसरा बिंदु मैंने ये जोड़ दिया, इस बिंदु से कौन जुड़ रहा है C4। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में कौन सा है, ये C2 है। अब यहां पर जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ये जो पॉइंट है मैंने इसको स्मॉल a लिख दिया ऊपर, ये स्मॉल a और ये स्मॉल b। ये जो पॉइंट a और b हैं ये सेम पोटेंशियल पे हैं, इसलिए जो चार्ज यहां से फ्लो करना शुरू करेगा, Q चार्ज आएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा,
फिर वो चार्ज यहां पहुंच गया और यहां पहुंच गया, यहां से वो इस तरफ को नहीं आएगा, ना यहां से इस तरफ को जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चार्ज उस तरफ को फ्लो करता है जिस तरफ को पोटेंशियल डिफरेंस हो। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज यहां नहीं आएगा, चार्ज इस तरफ को जाएगा। चार्ज इस तरफ को फ्लो करेगा, यहां से इस तरफ को और फिर इस तरफ को, और फिर ऐसे निकलेगा बाहर को। तो जो चार्ज है यहां पे हम लिख सकते हैं एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मैंने ये स्मॉल ए बी पॉइंट लिखा, स्मॉल ए एंड बी इज 0, सो नो चार्ज will flow through C2। इसलिए ये C2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब मैं इसको हटा देता हूं, इसको ये नहीं, ये है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। अब देखिए फिर क्या हुआ, ये C1 और C5 कैसे हैं आपस में सीरीज में, C1 और C5 कैसे हैं? नाउ C1 एंड C5 आर इन सीरीज, तो कितना होगा 1/CS सीरीज में हो, दो आपस में सीरीज हो, इस बिंदु के बीच में इसको खींच सकते हैं C1 और ये देखिए C1 C ये सीरीज में है, क्या हो गया 1/C1 प्लस 1/C5। कितना वैल्यू होती है C1 की, कितनी है हमारे पास दी है, C1 भी और C5 भी बराबर हैं 1/4 1/4, कितना गया 2/4, 2/4 कितना होता है, दैट इज 1/2, 2/4 दैट इज 1/2। तो CS किसके बराबर आ गया 2 माइक्रो फैरेड। मतलब अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं C1 और C5 की जगह क्या लिख सकता हूं, एक ही कैपेसिटर लिख सकता हूं जो कितना आता है 2 माइक्रो फैरेड आएगा। C4 और C3 भी आपस में कैसे हैं, C3 और C4 भी आपस में किस तरह से हैं, ये भी आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं। सो C3 एंड C4 आर आल्सो इन सीरीज, देयरफॉर इनका जो नेट कैपेसिटेंस है उसको मैं CS डैश मान लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट, ऊपर CS था इसको CS डैश मान लेता हूं, इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। ये C3 भी कितना है 4 के बराबर है, C4 भी किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो कितना आ गया हमारे पास 2/4 दैट इज 1/2। तो CS डैश कितना आ गया हमारे पास 2 माइक्रो फैरेड। मतलब अब इनकी जगह भी कितना आ गया हमारे पास, सिर्फ 2 माइक्रो फैरेड आया। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये पैरेलल में है, तो C है, इसको मैंने CS बोला है ऊपर वाले को, नीचे वाले को CS डैश बोला है। नाउ CS एंड CS डैश आर इन पैरेलल, और पैरेलल में हूं तो नेट कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल में हूं तो CP इज इक्वल टू CS प्लस CS डैश, CS कितना है 2, CS डैश कितना है 2, तो CP किसके बराबर आ गया 4 माइक्रो फैरेड। मतलब इन दोनों की जगह यदि मैंने एक ही कैपेसिटर लिखना हो तो कितनी वैल्यू आ गई उसकी 2 माइक्रो फैरेड। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आई A और B के बीच में। इस सारे सर्किट को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास है आई। तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स में आपको एक असाइनमेंट के तौर पे आपको सेंड करूंगा, 3-4 न्यूमेरिकल्स, उसको भी आपने इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा एक कंसेप्ट, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ओके। in a capacitor.
बहुत बहुत आसान सा कंसेप्ट है। हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसको किसी बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल कितना है V, ये कैपेसिटर है C। तो ये पोटेंशियल क्या भेजता है यहां से, चार्ज भेजता है। क्या भेजता है यहां से, चार्ज। तो ये चार्ज इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर कैसा आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए अभी इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। लेट Q इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C है। देन हमें मालूम है तब क्या होता है, Q और C और B के बीच में क्या फार्मूला, देन Q इज इक्वल टू CB। हमने ये पढ़ा हुआ है यहाँ पे, Q इज प्रोपोर्शनल टू B, तो Q इज इक्वल टू CB। तो हम सिंपल देन Q इज इक्वल टू CB, ये चार्ज की वैल्यू है। क्लियर हो गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। और हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू Q अपॉन C। यहां पर ये पोटेंशियल है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और चार्ज इसमें ऐड करना चाहें, थोड़ा सा और चार्ज ऐड करना चाहें, तो कौन रोकेगा। यहां जो चार्ज ऑलरेडी है, जिसकी वजह से यहां पोटेंशियल B है, ये पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज को आने से रोकेगा। तो यदि हमें फिर भी इसमें चार्ज डालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है। तो जो हम वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यहां पे एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नाउ in order to add more charge, we have to do work, and this work is stored in the form of एनर्जी इन द कैपेसिटर। ये वर्क जो है ये एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो हमने क्या करना है, हमने वर्क को निकालना है। देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंग dq चार्ज, ये स्मॉल चार्ज है, q चार्ज होता है स्मॉल क्वांटिटी, dq छोटी सी, जैसे डिस्टेंस को x लिखते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को dx लिखते हैं, स्मॉल डिस्टेंस dq चार्ज। तो कितना होगा, वर्क डन टू ब्रिंग dq चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, dw कौन रोक रहा था हमें, पोटेंशियल v इंटू dq। अब ये रिलेशनशिप हमने पहले पढ़ा है, हमें पता है dw अपॉन q नॉट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, तो dw किसके बराबर हो गया, q नॉट इंटू v। यही तो यहां लिखा है हमने, v इंटू क्यू, चार्ज इंटू पोटेंशियल। यही तो सेम फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसी का हम यूज कर रहे हैं। ये कोई बाहर से नहीं आया है, जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो b इंटू डी क्यू, बी की वैल्यू डालिए, b की वैल्यू हमने निकाली है q अपॉन सी डी क्यू। ये वर्क डन हुआ यदि हमें डी क्यू चार्ज लाना हो। यदि इसके ऊपर शुरू में कितना चार्ज था, जब अभी कोई चार्ज हमने लगाया नहीं था, यहाँ पोटेंशियल नहीं दिया था, तो कितना चार्ज था, इसमें 0 चार्ज था। देयर वाज नो चार्ज, देयर वाज नो चार्ज ऑन इट, देयर वाज नो पोटेंशियल। जैसे जैसे हम इसके ऊपर चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मान लीजिए हमने इसके ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज है वो कैपिटल क्यू देना हो, तो कितना वर्क होगा, if capacitor is to be charged with Q क्या है, चार्ज, टोटल
total charge with Q charge, then total work done कितना होगा? थोड़े से चार्ज करना हो तो इतना वर्क होगा, Q चार्ज करना हो तो कितना वर्क डन होगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन Q अपॉन C डी Q। कहां से कहां तक? शुरू में कितना चार्ज था? 0। कितना चार्ज करना है इसको? कैपिटल Q। और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, ये C कांस्टेंट है, चार्ज तो वेरी कर रहा है, चार्ज तो बढ़ रहा है इसके ऊपर, तो चार्ज नहीं है कांस्टेंट, C कांस्टेंट है, C। इंटीग्रेशन Q डी Q, 0 से Q। अब हमने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का। हमारे पास फार्मूला होता है x रेज टू पावर n dx, मतलब ऐसा फार्मूला हो x की पावर n dx, तो इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां x की जगह क्या है? q है, और पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 1 अपॉन c, q की वैल्यू 1 है ऑलरेडी, 1 जमा 1 अपॉन 1 जमा 1 n प्लस 1, n की वैल्यू भी कितनी है? 1 प्लस 1, तो ये कितना बन गया है? मैं इसको क्या लिखूं? q की पावर 2, यहां पर 2, लिमिट 0 से q। समझा गया? मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, यहां पे मैंने 1 प्लस 1 को अब इस तरह से लिख लिया। इस 2 को बाहर ले लो, 1 अपॉन 2c, या अभी 2 रहने दो, नहीं लेना बाहर, ब्रैकेट। अब इसको खोलो, लिमिट को खोलो। सबसे पहले कौन सी वैल्यू डालते हैं? ऊपर वाली वैल्यू डालते हैं। तो Q की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर Q की जगह क्या लिखेंगे? 0, तो 0 का स्क्वायर 0, दैट इज 0। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये वर्क डन जो है ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। दिस वर्क डन is stored as electric potential energy in the capacitor। ये एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करना मतलब एनर्जी को स्टोर करता है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं हम? U से, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। मतलब यदि कोई कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C हो और उसके ऊपर Q चार्ज हो तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है। अब इसी फार्मूले को हम कई तरह से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसी फार्मूले को हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप, एक तो हमारे पास ये है, अब हमें जो ज्ञान है उसी का हम यूज कर रहे हैं। वी नो Q इज इक्वल टू सी बी। यदि चार्ज Q हो कैपेसिटर के ऊपर जिसकी कैपेसिटी C हो और पोटेंशियल B हो तो Q इज इक्वल टू सी बी। तो लिखिए यहां पे देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? Q की जगह CB का स्क्वायर, Q की जगह CB लिखा अपॉन C। बोलो 1/2 C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन C। एक C से एक C कट जाएगा ऊपर, क्या आ गया हमारे पास? 1/2 C B स्क्वायर। तो U की वैल्यू होगी 1/2 C B स्क्वायर। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। एक और फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे? हम C को हटा देंगे। जैसे यहां पर भी C है, यहां पर भी C है, B यहां पे है, यहां Q है, तो मैं C को हटा दूंगा। अब हमें यहां से इस फार्मूले से आल्सो C किसके बराबर होता है? Q अपॉन B। C इज इक्वल टू Q अपॉन B। देयरफॉर U इज इक्वल टू
1/2 C की जगह क्या लिखूं, Q/B, ऊपर d², तो U इज इक्वल टू, एक D से एक B कट जाएगा, QB, तो U इज इक्वल टू 1/2 QB। ये भी फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और एक पोटेंशियल। यदि आप में से आपके पास 2 वैल्यू दी हो तो आप किसी भी फार्मूले का, इनमें से जो भी आपको डिजायरेबल फार्मूला है उसका यूज करेंगे और यू की वैल्यू निकालेंगे। आपको याद नहीं करना है, आप एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके। तो इसके बेस के ऊपर भी मैं एक आधा न्यूमेरिकल, 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको दूंगा, असाइनमेंट दूंगा। तो होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, किस तरह से एनर्जी जो है वो चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। इसके बाद एक आधा आर्टिकल हमारे पास बचता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो मैं आने वाले समय में या नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच।